हिमांशु जी, हमारे साथ ज्ञानचंद गुप्ता जी जुड़ गए हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं हरियाणा से। दिल्ली में खूब प्रचार किया उन्होंने। ठीक है अंशु जी, शुरुआती रुझान और अब की तस्वीर थोड़ी कहानी बदलती हुई सी है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, आवाज क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा सा आवाज नहीं क्लियर आ रही। हेलो। जी अंशु जी, आपकी आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। हाँ जी जी। तो इस रुझानों पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए हिमांशु जी, ये जो रुझान है ये निश्चित तौर पर प्रचारों में शिफ्ट होने वाले हैं। इस प्रकार का लगभग एक देखा दिल्ली में रह करके मैंने देखा कि लोगों में बदलाव की एक जो इच्छा थी कि बदलाव चाहिए, उसको लेकर के वैसे ही परिणाम आने वाले हैं। अभी क्योंकि रुझान है, रुझानों के पश्चात परिणाम आएंगे। लेकिन एक बात जो सामने आ रही है कि निश्चित तौर पर जो पाप का घड़ा वो भर चुका, और जिस प्रकार का झूठ केजरीवाल ने पिछले 2 बार लोगों को भरमाने में झूठ किए बोल करके लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अब लोग, जो दिल्ली के लोग हैं, वो केजरीवाल जी के जो झूठे वायदे हैं या झूठ जिस प्रकार से उन्होंने हर स्तर के ऊपर हर काम के अंदर भूला, उससे दिल्ली के लोगों को नफरत हो चुकी है। दिल्ली के लोग विकास चाहते हैं, और दिल्ली के लोगों के अंदर एक बात अवश्य देखने को मिली कि दिल्ली का अगर विकास चाहते हैं तो डबल इंजन की सरकार दिल्ली के अंदर बनानी होगी। और मैं समझता हूं कि उसी के मुताबिक जो परिणाम हैं वो आने वाले हैं, और निश्चित तौर पर दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बनने वाली है। मेरा अनुमान ये है कि 45 से 50 सीटों के बीच में भारतीय जनता पार्टी अवश्य रहेगी। अच्छा, एक बार बताइए ज्ञानचंद जी, आपका अनुमान, आपकी उम्मीद, उसके लिए शुभकामनाएं। और आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के झूठ को दिल्ली की जनता पहचान चुकी, नफरत करने लगी। ये इतनी नफरत करने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी अभी 31 सीटों पर आगे चल रही है, और जो देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है उसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आपके हरियाणा में मुख्य विपक्षी दल रहता है, उसका खाता भी खुलता हुआ नहीं दिख रहा। जिससे नफरत करने लगे उसकी भी 31 सीटें, और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल रहा। ज्ञानचंद जी की दृष्टि इस पर जाती है, कुछ ज्ञान दीजिए ना इस हालात पर। नफरत के बावजूद भी 31 सीटें। देखिए हिमांशु जी, विडंबना ये है कि कांग्रेस पार्टी अपने आप को आम आदमी पार्टी के लिए अपनी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है। जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा, या कांग्रेस की जो बड़ी लीडरशिप थी उन्होंने इस चुनावों को लिया, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो घालमेल है या मेल जोल है वो सामने नज़र आ रहा था। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज हैं, जो बड़े नेता हैं, राहुल गांधी जी, बार बार उन्होंने दिल्ली के अंदर जनसभाओं का जो पहले फिक्स की, उनको पोस्टपोन किया, कार्यकर्ताओं को एक संकेत दिया कि कहीं भी हमें कांग्रेस पार्टी जो है वो नज़र नहीं आ रही। इसलिए उन्होंने अंतर्गत अंदर खाते से जो ये आम आदमी पार्टी है उसका सहयोग किया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो है वो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, और इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को सैक्रिफाइस करके, कांग्रेस पार्टी को मिटाने का संकल्प करके आम आदमी पार्टी को जिताने का जो कार्य किया, उससे कांग्रेस तो समाप्त होगी, लेकिन आम आदमी पार्टी भी जो दिल्ली के अंदर है निश्चित तौर पर वो उसकी विदाई तय है। और आप थोड़ी देर के अंदर ही देखेंगे कि भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर बनने जा रही है। जहां तो सवाल है मेरे, मैंने कहा ना कि दिल्ली की, नहीं, 2 सवाल है मेरे। दिल्ली की जनता विकास चाहती है। नरेंद्र
हाँ जी। दो सवाल हैं मेरे। एक तो आपने बताया कि दिग्गज नेता राहुल गांधी, एक तो ये आप लोगों का हृदय परिवर्तन कब हुआ? आप लोग तो राहुल गांधी को नेता मानने के लिए तैयार नहीं थे, और आज पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरियाणा विधानसभा बोल रहे हैं दिग्गज नेता राहुल गांधी। तो ये हृदय परिवर्तन आपका कब से हुआ? प्रति क्या मोहब्बत कांग्रेस के नेतृत्व की है कि अपने आप को मिटाकर भी वो आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए लालायित हो गई? इस पर आपकी दृष्टि चाहिए, दो चीजों पर दृष्टि चाहिए आपको। देखिए हिमांशु जी, कांग्रेस पार्टी जी भाजपा सत्ता में ना आए इस बात को लेकर के चुनाव लड़ रही थी। कांग्रेस पार्टी अपने आप को कहीं किसी पोजीशन में नहीं देख रही थी, और जी उसके पश्चात उन्होंने ये तय किया कि भाजपा सत्ता में ना आए, उसके लिए आम आदमी पार्टी के, क्योंकि वो शुभचिंतक रहे हैं, समय समय पर गठबंधन करते रहे हैं, समय समय के ऊपर इंडी गठबंधन था उसके अंदर वो पार्टनर रहे हैं, तो इसलिए कहीं नहीं कहीं वो जो है वो आम आदमी पार्टी के प्रति कांग्रेस पार्टी का रहा है। और कांग्रेस पार्टी ने जो बड़ी से बड़ी गलतियां भी की हैं वो आज लोगों के सामने आ रही हैं। इसी कारण से दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी जीरो के ऊपर आज आकर के खड़ी हो गई है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी जीरो पर आकर खड़ी हो गई है। लेकिन चुनाव प्रचार में भाजपा ने बड़ी मेहनत की थी कि कांग्रेस के प्रत्याशियों को भी वोट ठीक ठाक मिले। हाँ जी, जो रुझान आ रहे हैं, आपकी मेहनत कितनी काम आई? लगातार आप लोगों की कोशिश थी कांग्रेस को मजबूती से चुनाव लड़ना चाहिए, कांग्रेस को ठीक ठाक वोट भी मिलना चाहिए। पहली बार हमने जिंदगी में देखा कि भाजपा ने कांग्रेस को वोट मिले इसकी चिंता की। ये निर्णय तो कांग्रेस पार्टी ने करना था ना, कि उन्होंने किस गति के साथ और किस एक लक्ष्य के साथ चुनाव लड़ना है। अंत में आकर के उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया, और सरेंडर इसलिए कर दिया कि कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बने। लेकिन दिल्ली की जनता ने जो तय किया, दिल्ली की जनता की जो मांग थी वो थी विकास, और दिल्ली की जनता ये पहचान चुकी है कि अगर विकास दिल्ली का होना है तो वो केवल डबल इंजन की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और यहाँ दिल्ली के लोगों के नेतृत्व में ही दिल्ली का भला कर सकती है। और इसीलिए आज आम आदमी पार्टी, जो नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियां हैं, जो बड़े बड़े निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने लिए, चाहे वो राम मंदिर के निर्माण का था, चाहे वो धारा 370 खत्म करने का था, उससे, और जो उससे बड़ी बात, जो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है, उसको लेकर के आम आदमी जो है वो प्रभावित है। वो इस बात के लिए तत्पर है कि दिल्ली के अंदर भी विकास हो, दूसरे प्रदेशों की तरह दिल्ली भी आगे बढ़े। अच्छा, एक आखिरी दौर की बातचीत करता हूँ कि दिल्ली में जिस प्रकार के रुझान दिखाई दे रहे हैं, उसमें हरियाणा बीजेपी की भूमिका को लेकर कुछ कहना चाहिए? वो पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने बड़ी बैठकें की इसके संदर्भ में, क्या कहते हैं? हरियाणा ने जिता दिया दिल्ली को। भारतीय जनता पार्टी के पूरा संगठन जो है, चाहे वो दिल्ली में बैठा हुआ कार्यकर्ता है, चाहे वो हरियाणा में बैठा हुआ कार्यकर्ता है, चाहे वो देश के किसी भी हिस्से में बैठा हुआ कार्यकर्ता, वो संगठन के लिए समर्पित है। जहां पर भी कहीं संगठन को कार्यकर्ता की आवश्यकता होती है, वो कार्यकर्ता वहां जाकर के काम करता है। और हरियाणा प्रदेश के लोगों के जिम्मे भी बड़ी जिम्मेवारी लगी थी, और हरियाणा के बहुत सारे हमारे नेताओं ने आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में दिल्ली में मेहनत की है, और उसी का परिणाम होगा कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ज्ञानचंद जी, आप तो बहुत मजे हुए राजनेता हो। आप भी मानोगे कि दिल्ली में हरियाणा ने कुछ ज्यादा ही पसीना बहाया, फैसला भी अनुकूल आता हुआ दिख रहा है। मनोहर लाल खट्टर जी की नई भूमिका के संदर्भ में कोई उम्मीद बन रही है आपको? आपके तो पुराने मित्र हैं, क्या कहते हैं? नहीं, देखिए, मनोहर लाल जी को एक बड़ी जिम्मेवारी मिली है। मनोहर लाल उसको जिम्मेवारी को बहुत अच्छे ढंग से निभा रहे हैं, और जो 10 साल के अंदर मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार से हरियाणा का निर्माण किया, हरियाणा के निर्माण की, विकास की नींव रखी, वो हर एक हरियाणा वासी सब अच्छी तरह से जानते हैं।
उन्होंने अनुभव भी किया है, और उसी का परिणाम है कि आज तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। वो तो अपनी जगह ठीक है, पर मनोहर खट्टर जी तो सत्ता में भी महत्वपूर्ण जगह पे रहे, संगठन में भी रहे। आजकल बड़ी चर्चा सुनाई देती है नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना है। ये दिल्ली की सफलता के चलते मनोहर लाल जी आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष के कितने करीब दिखाई दे रहे हैं ज्ञानचंद जी? अपने पुराने मित्र को उस पद पर देखने की कोई हजरत, कोई लालसा, कोई इच्छा आपके मन में? देखिए, यही हमारे संगठन की खूबी है कि किसी भी कार्यकर्ता को कहीं भी किसी भी समय उसको कोई ना कोई जिम्मेवारी दी जा सकती है। बड़ी जिम्मेवारी आदरणीय मनोहर लाल जी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, लेकिन कौन अध्यक्ष होगा, कौन यहाँ देश के भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करेगा, इसके लिए हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है और वो बैठ करके तय करेगा। और जो हमारे अध्यक्ष चुन करके आए हैं विभिन्न प्रदेशों से या डेलीगेट्स चुन करके आए हैं, वो तय करेंगे कि अगला हमारे भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। वो तो ठीक है, कौन होगा वो तो तब पता चलेगा, पर मनोहर लाल जी को उस जगह देख रहे हैं आप कि नहीं देख रहे हैं? तो कोई संकोच है? देखिए, मनोहर लाल जी में वो हर खूबी है जो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष में होनी चाहिए। वो हर उनकी जो तपस्या है, जो उनका संगठन के प्रति लगाव है, जो मेहनत, जितनी मेहनत करते हैं, तो वो बन सकते हैं। लेकिन अंतिम निर्णय तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करता है कि कौन भारतीय जनता पार्टी को अगले 3 साल के लिए लीड करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानचंद जी, हमसे जुड़ने के लिए। शुभकामनाएं इस चुनाव के परिणामों के संदर्भ में, और शुभकामनाएं मनोहर लाल जी के भविष्य को लेकर भी। आपके पुराने मित्र हैं जी। वरुण जी, कुछ और अपडेट आपके पास? एक अपडेट देना है, क्योंकि बीजेपी के लिए जो एक जख्म है वो अयोध्या फैजाबाद की सीट हार जाना। अवधेश प्रसाद सांसद बन गए और अवधेश प्रसाद की जो विधायक वाली सीट है मिल्कीपुर, वहां से बीजेपी 11,500 वोट की लीड लेके आगे चल रही है। अवधेश प्रसाद के बेटे ही वहां से सपा से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार ने बढ़त बनाई है। 11,500 वोट की लीड लेकर वो वहां से आगे चल रहे हैं। ये एक मिल्कीपुर उपचुनाव की खबर है। अब बात कर लेते हैं दिल्ली की। कांग्रेस जीरो हो गई है। जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे देवेंद्र यादव, जो सुबह बादली से आगे चल रहे थे, अब वो तीसरे नंबर पर चले गए हैं। तो कांग्रेस के लिए कहीं स्थिति नहीं है। नरेला में अच्छा चुनाव लड़ रही थी कांग्रेस, लेकिन वहां भी तीसरे नंबर पर चली गई है। यानी जो 2015 में हुआ, 2020 में हुआ, 2025 में भी कमोबेश वैसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये स्कोर बीजेपी 40+ और आम आदमी पार्टी 20+ है। आतिशी सुबह से, अब क्योंकि 2.25 घंटे हो गए हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री वो अभी भी पीछे चल रही हैं रमेश बिधूड़ी से। 2.25 घंटे की काउंटिंग के बाद भी वो फिलहाल एक बार भी बढ़त नहीं बना पाई हैं। ये एक जानकारी मिल रही है। मनीष सिसोदिया चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक वो अभी भी पीछे चल रहे हैं तरविंदर सिंह मारवा से। अवध ओझा पटपड़गंज में वो पीछे चल रहे हैं। हालांकि उन्होंने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया था कल परसों की, जिस भी छात्र को पढ़ना है मेरे पास आ जाए, उस वीडियो से लग रहा था कि वो मान चुके थे कि उनके लिए बहुत अच्छे समीकरण नहीं है। रविंद्र नेगी ने शुरुआत में ही वहां 7,500-8 हजार वोट की बढ़त बना ली है। अब ये लग रहा है यहां से जो स्कोर ये सेटल होता हुआ दिखाई दे रहा है कि इसमें बहुत परिवर्तन होगा। तो बीजेपी 40 के पार और आम आदमी पार्टी 30 के नीचे रह सकती है। ये आकलन फिलहाल दिखाई दे रहा है। एक महत्वपूर्ण बात है, जब अमिताभ बच्चन शिखर पर थे तो उस समय पर यह बात कही जाती थी कि 1 से 10 तक अमिताभ बच्चन है, उसके बाद 11वां, 12वां, 13वां। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पहले और दूसरे पर भाजपा और आम आदमी पार्टी की उपस्थिति है। कांग्रेस हर जगह तीसरे नंबर पर है, वो तीसरे नंबर पर 13वें नंबर वाली स्थिति में दिखाई दे रही। अब आतिशी जी के संदर्भ में अगर अपन बात करते हैं तो आतिशी इस समय तकरीबन 1,500 वोटों से पीछे चल रही है। रमेश बिधूड़ी को तकरीबन 8,500 वोट मिले हैं। आतिशी को तकरीबन 7,500 के आसपास वोट है, 7,465। उसके मुकाबले महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी वोट 782, 4 अंकों में भी नहीं पहुंच पाए। रमेश बिधूड़ी के मुकाबले 8 या 9% वोट मिला है कुल जमा अलका लांबा को। कांग्रेस के लिए वाकई ये विधानसभा चुनाव इस बात पर विचार करने के लिए मजबूर करता है कि उसे चुनाव लड़ना भी चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के आंकड़े
कांग्रेस के गौरवशाली अतीत पर सवाल खड़ा करते हैं कि वर्तमान नेतृत्व पार्टी को किस दिशा में ले जा रहा है, किस हालत में ला देता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। बामुश्किल 2-5 सीटें ऐसी हैं जिसमें कांग्रेस मुकाबले में नजर आ रही है कि अगर आप तीसरे नंबर पे हैं तो आप 1000, 2000 या 3000 वोटों से पीछे। तीसरे नंबर पे हैं तो सही, पर आप अन्य प्रत्याशियों को मिले वोटों के मुकाबले उसका 10वां हिस्सा पाने की हैसियत में दिखाई दे रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी शर्मनाक स्थिति है कांग्रेस के संदर्भ में। और इसके बावजूद भी कांग्रेस के नेता बड़े गंभीरता जताते हुए, दबंगाई जताते हुए बताने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली में इस बार तो हम ही आ रहे हैं या हमारे बगैर कोई नहीं आ रहा है। पर कोई भी आए, पर आप कहीं नहीं आ रहे हैं, ये रुझान बता रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जी हिमांशु जी, मेरा मतलब कोई अगर अब कोई कांग्रेस का प्रवक्ता बैठेगा तो आप पूछिएगा। मुझे उनकी एक रणनीति पर बड़ा आश्चर्य हुआ। आम आदमी पार्टी के खिलाफ सबसे ज्यादा आक्रामक थे प्रताप सिंह बाजवा, जो पंजाब में नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस का बड़ा चेहरा है। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, जो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो पंजाब से महिलाएं लेकर आ गए दिल्ली में कि देखिए 1000 रुपए नहीं मिले। उन्हें ना तो स्टार प्रचारक बनाया गया, उनसे दिल्ली में प्रचार नहीं कराया गया, कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई, और उस एक प्रदर्शन के बाद उन्हें पंजाब वापस भेज दिया गया। कौन कांग्रेस को गाइड करता है इस तरह से चुनाव लड़ने से कि जो पंजाब में नेता प्रतिपक्ष है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, जो इतने अग्रेसिव हैं, दिल्ली में इतनी बड़ी पंजाबी कम्युनिटी रहती है, जिनके पास इतने मुद्दे हैं, उन्हें दिल्ली में आने ही नहीं दिया। जिन्हें दिल्ली में आने नहीं दिया वो तो ठीक ही है। कुल मिलाकर हम तो लगातार बात इसी पे कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की समझ, विवेक, ये सारे सवाल के घेरे में। महाराष्ट्र में वोटों के संदर्भ में जो मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया है वो अपने आप में गंभीर मुद्दा, विचारणीय मुद्दा है, और इस पर एक विस्तृत बहस की आवश्यकता देश के स्तर पर है। पर आप कब उठा रहे हैं? आज राहुल गांधी को उठाए हुए मुद्दे पर कौन से चैनल पे बात होने वाली है? कौन सा अखबार इस पर आलेख लिखने वाला है? सब जगह इस समय बातचीत का विषय तो केवल दिल्ली के विधानसभा चुनाव का परिणाम रहने वाला है। जो भी उलटफेर हो, जो भी फैसला हो, अगले 3 दिन 5 दिन सुर्खियों में यही विषय रहेगा। राहुल गांधी उठाना तो 1 हफ्ते पहले उठा लेते, या जब इतने समय तक इंतजार किए थे तो 1 हफ्ते बाद उठा लेते। इस समय पर उठाकर उस एक महत्वपूर्ण विषय की भ्रूण हत्या कुल मिलाकर राहुल गांधी ने कर दी। तो क्या ऐसी रणनीति के माध्यम से ही कांग्रेस अपनी जमीन को प्राप्त करेगी? कोई, ये सवाल है। पर मुझे लगता है वरुण जी हमें एक ब्रेक पर जाना चाहिए और ब्रेक के बाद में फिर वापस लौटे कुछ नए अपडेट के साथ।